अभिनव के मन में अभी भी वो सालों पुराना दृश्य ही चल रहा था, जिसमें लोकेश को गोली लगने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी और लोकेश तुरंत ही बेहोश हो गया था। अभिनव को भी चोट लग गई थी और उसके सिर से खून निकल रहा था, लेकिन उसे उस वक्त भी अपने पिता की ही चिंता हो रही थी। अब कुछ याद आया टाइगर? लोकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। और इसी वक्त पुराने हादसे की सोच में और धीरे से मुझे याद आ गया, आप ही थे वो आदमी जिन्हें मैं लोकेश चाचू कहकर पुकारता था और आपकी वजह से आज सॉरी टाइगर, आई एम रियली सॉरी। आई नो ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मैं अभी भी उस रात में फंसा हुआ हूं। मुझे पता है मलाल करने से कुछ नहीं होगा, पर मैं सिवाय मलाल की और कर भी क्या सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी। लोकेश ने बड़ी आंखों के साथ अभिनव से ये सब कुछ कहा। अभिनव की आंख से भी एक आंसू निकल आया था। उसे पता नहीं था कि उन दिनों क्या हुआ करता था और उसके पिता उससे इतनी कठोरता से पेश क्यों आते थे, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि उसके पिता पर इस पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो हर वक्त प्रेशर में रहते थे। हालांकि उनके इस काम के लिए अभिनव कभी भी उनकी तारीफ नहीं कर पाया था और यही बात आज उसे चुभ रही थी। आपने इतने सालों में मुझे एक भी बार ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए पूछा। लोकेश ने कहा, इतने सालों से तुम्हें ढूंढने के लिए दिन रात एक कर डाली थी टाइगर। वैसे लगने लगा कि तुम्हारी भी एक्सीडेंट के बाद उस गाड़ी के ब्लास्ट में ही मौत हो गई थी। काश हो जाती। अभिनव ने पलट कर धीरे से कहा। उसके शब्द सुनकर लोकेश फिर से उसके सामने आकर झुक गया। ऐसा मत कहो टाइगर, तुम्हें जो सजा देनी हो मैं तैयार हूँ। बस अपने आप को अकेला महसूस मत करो। तुम्हारा ये अंकल आज भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभिनव ने लोकेश को झुकते हुए देख फिर से उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कुछ भी करने के लिए तैयार है इस तरह झुकिए। आप मेरे लिए अंकल थे और आज भी हो। अभिनव को इसके जवाब में लोकेश ने सिर्फ एक स्माइल दी। उसे महसूस हो गया था कि टाइगर ने उसे माफ कर दिया। अब मुझे ये भी समझ आ गया है कि पिता ने यहीं पर मिलने के लिए क्यों बुलाया था। अभिनव ने भी फीकी मुस्कान लाकर कहा, जिस पर लोकेश मुस्कुराकर बोल पड़ा। तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे। इतने सालों बाद आज अचानक उसने मुझे फोन करके बोला कि टाइगर आ गया है, थिएटर खाली रखना है। मैं भी एक मिनट के लिए शॉक हो गया था। अभिनव लोकेश की सारी बातों में हामी भरते जा रहा था। वो बस अब ये चाहता था कि अलायना जल्द से जल्द वहां आ जाए। काफी अच्छा मूवी थिएटर खड़ा करी है अंकल वैसे आप। लोकेश के साथ चलते चलते अभिनव ने उस सिनेमा हॉल को ताकते हुए कहा, तुम वो छोड़ो, ये बताओ इतने सालों तक तुम थे कहाँ? क्या कर रहे थे? 10 साल से भी ज्यादा बीत गए टाइगर। लोकेश ने धीरे से पूछा। इसी वक्त थिएटर का गेट अचानक खुल गया। आप दोनों मेरे बिना ही सारी बातचीत कर लोगे क्या? मीठी आवाज में शिकायत करते हुए अलायना अंदर आ गई। उसके चेहरे पर आज अलग सी खुशी नजर आ रही थी। वक्त आने पर यह भी बता दूंगा दोनों, लेकिन अभी तुम बताओ क्या स्पेशल न्यूज देने के लिए यहाँ पर बुलाया है? अभिनव ने अलायना की स्माइल नोटिस करते हुए पूछा। वेल, सबसे पहले तो अंकल से तुम्हारा रियूनियन करवाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब डायरेक्टली दूसरी बात पर आते हैं। मोंटी कल सुबह ही वापस आ रहा है। अलायना ने अभिनव और लोकेश के नजदीक आकर कहा। ये खबर सुनते ही अभिनव की हाव भाव रूखे पड़ गए। मोंटी के वापस आने का मतलब था कि अभिनव को अब दुनिया के सामने टाइगर बनकर आ जाना था और अपनी कंपनी संभाल लेनी थी। हालांकि वो अभी भी अंडरकवर ही रहना चाहता था, क्योंकि उसकी अभी अभी नई नौकरी लगी थी, जिसकी मदद से वो रानी पर नजर रखने वाला था। कल आ रहा है? वो तो 1-2 महीनों बाद आने वाला था ना? अभिनव ने भौहें ऊपर करते हुए कहा। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम अचानक इतने टेंस क्यों हो गए? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसके कल ही वापिस आने से तुम्हें भी कई सारी कंपनीज के ऊपर अपना हक मिल जाएगा। 9, 1, 9, 6, 4, 1,
9, 7, 8, 1, 6, 0. कर लिया था कि ये खबर सुनकर अभिनव खुश नहीं हुआ था, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी। अलैना, ये पता ना कंपनी में एक गद्दार है, उसे पकड़ने के लिए मुझे अभी भी नॉर्मली रहना पड़ेगा। अभिनव ने खुश न होने की सफाई देते हुए कहा। हालांकि मोंटी के रिटर्न से वो खुश क्यों नहीं था, इसके पीछे कारण दूसरा था। अभिनव को डर था कि कहीं मोंटी को इस बात की भनक तो नहीं लग गई थी कि टाइगर लौट आया है, नहीं तो वो इस तरह अचानक क्यों आएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोंटी एकदम से कैसे वापस आ रहा है। अलैना ने अपना सिर हिलाकर सोचते हुए कहा, इसमें समझने जैसा क्या है? तुम भी जानती हो कितना बुरी इंसान है, जब चाहे जहां चाहे चल पड़ता है। अभिनव ने अलैना के दिमाग में आ रहे डाउट को पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि उसे बाद में कोई शंका ना हो। तो फिर अब क्या करना है? मोंटी के आ जाने के बाद तुम कंपनी के उस गद्दार को कैसे पकड़ोगी? अलैना ने अभिनव से आई कांटेक्ट करते हुए पूछा। अभिनव बिना कुछ कहे कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे कि कोई जवाब सोच रहा हो। पास में खड़े लोकेश ने भी सिचुएशन को समझकर सोचना शुरू कर दिया था। मोंटी के आ जाने के बाद क्या अभिनव टाइगर बनकर दुनिया के सामने आ जाएगा? अगर वो ऐसा कर देगा तो फिर उसकी कंपनी में छिपे घुसपैठिए को वो कैसे पकड़ेगा? क्या मोंटी के भी इरादे अभिनव के प्रति वैसे ही होने वाले हैं जैसे अभिनव के पिता के प्रति थे? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अलैना ने मोंटी के आने की खबर दे दी थी, लेकिन अभिनव नहीं चाहता था कि वो अभी ही उसके सामने आ जाए। मोंटी भले ही कल आ रहा हो, लेकिन तुम मत बताना उसे कि मैं भी वापस आ गया। अभिनव की बात सुनते ही अलैना और लोकेश दोनों शॉक रह गए। तुम ये क्या बोल रहे हो? वापस आने के बाद भी तुम्हें कंपनी पर कंट्रोल नहीं चाहिए? क्या अभी भी टीम से संभाली? अलैना ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, और वैसे भी टाइगर, मोंटी की लीडरशिप में हमारी ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत बुरी हालत में है। लोकेश ने भी अलैना की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। अभिनव लोकेश की बात सुनकर उसकी ओर देखने लगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन ये बात जरूर समझ गया था कि मोंटी को बिजनेस चलाना नहीं आता था। उसकी नई कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज की डगमगाती हालत भी इस बात का सबूत थी। अभिनव कुछ तो बोले। अभिनव को शांत खड़ा देख अलैना बेचैन हुए जा रही थी। इधर अभिनव अपनी कही बात पर फिर से विचार करने लगा था। एक तरफ उसे अंडर कवर रहकर अपने दुश्मनों से भी निपटना था, तो दूसरी तरफ उसे अपने ग्रुप की सारी कंपनीज के लॉस को भी रोकना था। उसके लिए डिसाइड कर पाना अब काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी बीच अभिनव को यह भी महसूस हुआ कि फिलहाल उसे अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। अपने पुराने अंकल से मिलना, एक्सीडेंट के बारे में सुनना, मोंटी का वापस आ जाना, इन सभी बातों ने अभिनव के दिमाग को जाम कर दिया था। उसे ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत थी कि अब आगे क्या हो सकता था। टाइगर, अभिनव। अलैना और लोकेश की एक और पुकार की बाद ही अभिनव ने उनकी ओर देखकर अपना मुंह खोला। हाँ, एक काम करो, जब वो आ जाए तब मुझे इन्फॉर्म कर लेना, तब देखते हैं। तुम्हारा एटीट्यूड कब से ऐसा हो गया? तुम तो एक एक कदम की प्लानिंग करते हुए ही चलते थे ना? अलैना ने पूछा। अभिनव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, लिसन अलैना, I need to rest and think about it. अलैना फिर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अभिनव को एक ब्रेक की जरूरत थी। लोकेश ने भी यही बात समझकर बीच में कुछ नहीं कहा। वो तीनों अब एक साथ बिना कुछ कहे नजरें नीचे करके खड़े थे। कुछ सेकंड्स बाद ही अभिनव ने उस चुप्पी को तोड़ा। मैं अब निकलता हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। लोकेश और अलैना ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी और फिर अभिनव उस मूवी थिएटर से बाहर निकल आया। उसका दिल भी अभी भारी था और दिमाग पर भी प्रेशर था। ऐसी